हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कात्या की पाठशाला। कात्या की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री बुक इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके मैक्सिमम टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। So let's start the video. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aim. 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म का जो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच था डेमोक्रेसी की तरफ, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था और जो थोड़ा बहुत बचा भी था वो कुछ लोगों के पास बचा हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। और इस समय पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप हुआ करते थे वो आपस में ही लड़ाइयों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि उनके आइडियाज़, उनके व्यू पॉइंट्स बिल्कुल अलग थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इम्पीरियलिस्ट एम। जो नेशनलिस्ट थे बाद में इनके व्यूज़, इनके आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगा, जिसका फ़ायदा उठाया यूरोपियन पावर ने, और जो भी नेशनलिस्ट का जो एस्पिरेशन बन के आया उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इम्पीरियलिस्टिक एम में। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। नेशनलिस्ट टेंशन का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें मिला 1871 में यूरोप में, वो था बाल्कन्स की एरिया को लेकर के। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसिडोनिया, क्रोआटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सोल्वानिया, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. जो ये बाल्कन्स रीजन था, ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और जो एथनिक वेरिएशन था तो वो था ही था, क्योंकि ये जो बाल्कन स्टेट्स बने हुए थे वो बहुत सारे स्टेट्स को मिला कर के बने हुए थे, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर स्लेव्स हुआ करते थे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire, और बाल्कन का अधिकतर हिस्सा ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में था। Made this reason the spread of the idea of romantic nationalism in the Balkans together with this integration of the Ottoman Empire made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. लेकिन जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ था बाल्कन्स में, उसने क्या किया था कि ओटोमन एम्पायर ने यहाँ का जो एरिया था उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया था। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था वो अपना ताकत और बढ़ाना चाह रहा था, अपने आप को और ज़्यादा मॉडर्न और बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स करके जीतना चाह रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. और धीरे धीरे करते ही इसी तरीके से इसके यूरोपियन सब्जेक्ट्स जो थे वो इससे अलग होते चले गए और अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट but had subsequently been subjugated by foreign powers.
एक एक करके यूरोपीय के जो सब्जेक्ट्स थे वो इससे अलग होते चले गए और अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करते गए। जो बाल्कन के लोग थे वो अपना इंडिपेंडेंस अपने पॉलिटिकल राइट के बेस पे, अपने नेशनलिटी के बेस में और अपनी हिस्ट्री के बेस पे इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे यूरोपियन पावर से अलग करते चले गए। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. So, जो नेशनलिस्ट थे वो क्या किए कि जो इनका स्ट्रगल था थॉट का वो धीरे धीरे इन्हें बहुत लंबा और खोया हुआ स्वतंत्रता के रूप में धीरे धीरे मिलता चला गया। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे धीरे धीरे लोग स्लेविक नेशनलिस्ट जो थे अपनी आइडेंटिटी को और अपने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए स्ट्रगल करने लगे, वैसे वैसे बाल्कन का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. जो बाल्कन स्टेट्स थे वो अपने ही अलग अलग जो हिस्से थे उसके से बहुत ज़्यादा जेलस होते थे और एक दूसरे का जो टेरिटरी था उसको गेन करने के लिए और अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए लगे रहते थे। मैटर्स वे फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। और यह किस्सा अब जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा रिवलरी वाला हो गया, पावर गेनिंग हो गया, तो उस समय बाल्कन का हिस्सा बहुत ज़्यादा मैटर करने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड इन कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट्स। और यही समय था जबकि यूरोपियन पावर के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी राइज होने लगी थी, ट्रेड को लेकर के, चाहे कॉलोनी को लेकर के, अपने नेवल या फिर मिलिट्री राइट्स को लेकर के। दीज राइवलरीज वेर वेरी evident in the way the Balkans problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of their powers over the Balkans and extending its own control over the area. और जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये अपने आप को बाल्कन के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाना चाह रहे थे और अपना अपना एरिया एक्सटेंड करना चाह रहे थे। This led to a series of wars in the region and finally the First World War. और यही कारण था जो कि यहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. नेशनलिज्म के साथ ही साथ इम्पीरियलिज्म का जो खेल खेला गया यूरोप में, यूरोप के लिए 1914 में डिज़ास्टरस साबित हुआ। बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन इसी बीच जितनी भी कंट्रीज़ थीं जो कि यूरोपियन पावर के द्वारा कॉलोनी बनाई गई थी, वो क्या करने लगी थी कि वो इम्पीरियल पावर का अपोज करने लगी थी। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और जो भी एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स चल रहे थे सब जगह, वो सब के सब स्ट्रगल कर रहे थे अपने नेशन स्टेट को बचाने के लिए, और ये सारे के सारे इंस्पायर्ड थे किससे? कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से। फर्स्ट इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म, यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वेर रेप्लिकेटेड। और जैसे जैसे ये इम्पीरियलिज्म का कन्फ्रंटेशन बढ़ता चला गया, यूरोप का जो आइडिया था नेशनलिज्म का
वो दोहराता चला गया लोग। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ऑन स्पेसिफिक वेरिएट ऑफ नेशनलिज्म, और अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने हिसाब से नेशनलिज्म को डेवलप करते चले गए। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो आइडिया था किसी एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेड था नेचुरली भी और यूनिवर्सली भी। दैट मीन्स इस हिस्से में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए और फाइनली जीत किसकी हुई? नेशनल यूनिटी की हुई। और जो एक इम्पॉर्टेंट वॉर इससे निकल के आया वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने यूरोप को बुरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। That's all for today's video. Thanks for watching. Stay connected with me for the very important topic, that is summary of this chapter, and after that extra question answers from this chapter. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for giving your valuable time.